गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वीरेंद्र कुमार एक बार पुनः आरबीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं ग्रामर का कक्षा की ग्रामर का दूसरे चैप्टर की वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। और आपको बता दें कि इसकी पहली वाली वीडियो में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने सेंटेंस का अध्ययन किया था और सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानकारी मैंने दिया था आपको। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है और उसमें मैंने सेंटेंस के प्रकारों के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा अंतर क्या है दोनों के बीच में समझ लिया जाए कि काइंड्स और पार्ट के बीच में अंतर क्या होता है। काइंड्स मींस होता है प्रकार और पार्ट्स मींस होता है भाग। तो आप इसको देखें, प्रकार क्या होता है, भाग क्या होता है। प्रकार मींस होता है कि कोई भी चीज हो, उसकी जैसी और वस्तुएं, अपनी जैसी और चीजें जो बताए उसको हम प्रकार कहते हैं। और भाग होता है कि कोई भी चीज जिन चीजों से बनी हुई होती है उसको हम भाग कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उसके अंग जो होते हैं उसी को भाग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ट्री ले लीजिए, पेड़। अब पेड़ है, पेड़ के कई प्रकार होते हैं, अर्थात कई प्रकार के पेड़ होते हैं, आम का पेड़, अमरूद का पेड़। तो ये क्या हो गया, पेड़ का मतलब अपने जैसे और जितने भी चीजें हैं वो ये बता रहा है, मतलब और भी पेड़ है, अमरूद के भी पेड़ है, आम के भी पेड़ है। और भाग जो है ये बताएगा कि पेड़ जो है, पेड़ के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो ये आपका अंतर होता है भाग और प्रकार में, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। अब हम लोग चलते हैं वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जो कार्य को करे उसी को हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम कहते हैं कर्ता, सब्जेक्ट। जैसे आप देखेंगे, द बेगर वाज ब्लाइंड, भिखारी अंधा था। तो आप देखेंगे कि अंधा कौन था, भिखारी था। किसके बारे में बताया जा रहा है कि अंधा था, भिखारी के बारे में। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। दूसरे वाक्य में आप देखें, सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। दिल्ली में कौन रहता, वह रहती है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ये सब्जेक्ट। और दूसरे तरीके से सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। वह कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है। तो रहने का काम कौन कर रहा है, वह कर रही है, और वाक्य में जो कार्य करता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, घोड़ा। तो इसमें सब्जेक्ट आपका घोड़ा अर्थात हॉर्स हो गया। ये आपका क्लियर है। दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मींस विधेय। ये और अच्छी इसकी परिभाषा समझने योग्य है। प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भाग बचता है वाक्य में, वही आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे द बेगर आपका सब्जेक्ट है, जितना बचता है ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ये आप देखेंगे, सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है, सब्जेक्ट है। बाकी आपका जितना लिव्स इन दिल्ली है शेष, ये आपका प्रेडिकेट है। तो ये है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट के भाग के बारे में और प्रेडिकेट के भाग के बारे में। तो आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं। पहला आपका क्वालिफायर होता है, दूसरा आपका हेडवर्ड होता है। क्वालिफायर के भी 3 भाग होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये आपके सब्जेक्ट के भाग होते हैं। इसके बाद आप प्रेडिकेट के भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि जो सब्जेक्ट हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड। और क्वालिफायर के अंदर भी वो सारे पार्ट्स होते हैं, उसको पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ते हैं क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर वह शब्द होता है जो हेडवर्ड की विशेषता बताए, या हेडवर्ड की व्याख्या जो शब्द करे उसे हम कहते हैं क्वालिफायर। अब क्वालिफायर को समझने के लिए हमें हेडवर्ड समझना पड़ेगा, जो भी मेन वर्ड के रूप में जाना जाता है।
अब मेन वर्ड क्या होता है? मेन वर्ड हमेशा नाउन होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ये सारे जो होते हैं इनका जो नाम होता है ये नाउन के अंदर आते हैं और ये हमेशा होते हैं मेन वर्ड। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर परिभाषा देखेंगे। जैसे आप देखें, दिस बॉय इज मैड, यह लड़का पागल है। अभी आप देखिए यहाँ पर क्या है, बॉय क्या है, नाउन है, और इसकी व्याख्या कौन कर रहा है? दिस कर रहा है, अर्थात इसके पहले जो शब्द होता है जो इसके बारे में बताएगा वो क्वालिफायर होगा, क्योंकि ये नाउन है और जो नाउन होता है वही हमेशा मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड होता है। ये आपका मेन वर्ड हो गया। और परिभाषा मैंने बताया क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर वह शब्द होता है जो मेन वर्ड की विशेषता बताए या व्याख्या करे। अब बॉय के बारे में कौन बता रहा है? दिस बता रहा है, तो ये आपका जो दिस हो गया ये क्वालिफायर हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता या इसके बारे में बता रहा है। अब क्वालिफायर में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया, वन हो गया, नन हो गया, etc एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। अब मेन वर्ड क्या होता है? इसको मैंने बताया कि ये नाउन होते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है इसको भी आप समझें। मेन वर्ड वह शब्द होता है जिसकी विशेषता क्वालिफायर बताता है, वही मेन वर्ड होता है। अब आप यहाँ देखिए, दिस बॉय इज मैड, ये क्वालिफायर हुआ क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। अब ये आपका वह शब्द है जिसकी विशेषता क्वालिफायर बता रहा है, और जिस शब्द की विशेषता क्वालिफायर बताता है वही होता है आपका मेन वर्ड। तो ये आपका हो गया क्वालिफायर और ये आपका हो गया मेन वर्ड। दूसरा एग्जांपल, 1 रुपी इज नॉट अ बिग अमाउंट, 1 रुपये बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे रुपी नाउन है और नाउन मेन वर्ड, अर्थात ये मेन वर्ड हुआ, और उसकी विशेषता बताने के लिए वन है या व्याख्या करने के लिए वन शब्द है कि मतलब कितने रुपए? केवल 1 रुपये। और कौन बॉय, कौन सा लड़का? केवल यही वाला लड़का। तो ये जो विशेषता बताए, जो व्याख्या करे मेन वर्ड की, उसी को हम कहते हैं क्वालिफायर। ये हो गया आपका मेन वर्ड और क्वालिफायर। इसके बाद हम क्वालिफायर के भाग के बारे में पढ़ेंगे। हमने लिखा था क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। पहले पढ़ेंगे डिटरमिनर, जिसको कहते हैं निर्धारक। निर्धारक क्या होता है? निर्धारक वे शब्द होते हैं जो कर्ता की सीमा का निर्धारण करते हैं। कर्ता की सीमा का मतलब कर्ता कितने हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 20 है, इसका जो निर्धारण करता है उसे हम कहते हैं, निर्धारण मतलब बताता है, उसे हम कहते हैं डिटरमिनर। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दा हो गया, एन हो गया, वन हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, फ्यू एक्सेट्रा। अब एग्जांपल के थ्रू समझें। अ बॉय वाज वीपिंग, एक लड़का रो रहा था। अभी आप यहाँ देखें, बॉय है और ये कितने बॉय हैं? 1 बॉय है, अर्थात कि ये जो बॉय है वो कितने हैं? 1 है। तो बॉय की अर्थात लड़कों की जो संख्या बता रहा है, और जो संख्या बताता है अर्थात सब्जेक्ट की, कर्ता की सीमा का निर्धारण करता है, बताता है, उसे हम कहते हैं डिटरमिनर। तो ये आपका क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। सम गर्ल्स डांस, कुछ लड़कियां नाच रही हैं। कितनी लड़कियां? कुछ ही लड़कियां नाच रही हैं, सारी लड़कियां नहीं है, कुछ लड़कियां नाच रही हैं। तो लड़कियों के बारे में कौन बता रही है? इनकी संख्या कौन बता रहा है? सम बता रहा है। तो सम आपका हो गया डिटरमिनर। इसके बाद आपका तीसरा आता है विशेषण, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही आसान चीज होता है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे दिस इज अ ब्लैक हॉर्स, यह एक काला घोड़ा है। अभी जो आपका हॉर्स है, घोड़ा है, ये नाउन है और इसकी विशेषता क्या है? यह काला है। तो यहाँ पर जो आपका ब्लैक है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की थी, तेज लड़की थी। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि वह लड़की, ये नाउन है और उस नाउन की विशेषता क्या है? वह क्या है? इंटेलिजेंट है, ये नाउन की विशेषता। अब यहाँ से भी देखेंगे तो वह क्या है? इंटेलिजेंट है, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो होता है आपका एडजेक्टिव। इसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, विशेषण वाक्यांश। जैसा कि नाम है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल मतलब एडजेक्टिव से संबंधित होगा, विशेषता बताएगा, और फ्रेज मतलब वाक्यांश। अब वाक्यांश ये नया शब्द आ गया है।
वाक्यांश का मतलब वो होता है कि ऐसे शब्द समूह जिनका अर्थ तो निश्चित होता है परंतु भाव अपूर्ण होता है, उन्हें फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। जैसे हमने कहा ऑन द रोड, सड़क पर। अब आप देखेंगे ऑन द रोड माने सड़क पर होता है, लेकिन आप ऑन द रोड के आधार पर क्या ये कह सकते हैं इसका वाक्य इसका भावपूर्ण है? कभी नहीं कह सकते। इन द होम कभी नहीं कह सकते इसका भावपूर्ण है। एट होम घर पर कभी नहीं। तो ये सारे जो आपके शब्द समूह होते हैं जिनसे भावपूर्ण होता है उसे हम कहते हैं वाक्यांश। तो अब आप देखिए वाक्यांश विशेषण या एडजेक्टिव फ्रेज की विशेषता क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्द समूह हैं जो किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति का वर्णन करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है, कैसे है, इस चीज का जो शब्द वर्णन करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे आप देखें द मैन ऑन द रोड इज ब्लाइंड। द मैन वह आदमी ऑन द रोड या सड़क पर जो आदमी है इज ब्लाइंड, वह अंधा है। तभी आप देखेंगे आदमी कहाँ है? सड़क पर है। और मैंने बताया कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या बताता है, क्योंकि फ्रेज है तो कई वर्ड्स होंगे, सीधी सी बात है। और ये क्या बताता है? विशेष स्थिति बताते हैं कौन कहाँ पर है। तो आदमी कहाँ पर है? सड़क पर है। तो ऑन द रोड ये पूरे के पूरे वर्ड मिल करके एक फ्रेज बनाएंगे और ये स्थिति बता रहा है, समझ सकते हैं विशेषता बता रहा है इस आदमी की, इसलिए इसको कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। अगला है द गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर। जो लड़की कोने में बैठी वो मेरी बहन है। तभी आप देखेंगे लड़की कहाँ है? कोने में बैठी हुई है, ये उसकी पोजीशन स्थिति है, और स्थिति जो बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज जो उसके पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के अंदर था। अब इसके बाद आप आएंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी चीजें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो यह है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे वर्ब, मींस क्रिया। क्रिया की परिभाषा आप जानते हैं कि जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाता है हम उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन और एग्जिस्टेंस। तो सीधी सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि वाक्य में जो भी कार्य किया जाता है वह वर्ब होता है, क्रिया होती है। जैसे आप देखें ही रन्स, वह दौड़ता है। कौन सा काम हो रहा है? दौड़ने का। तो दौड़ने का काम हो गया, क्रिया हो गई, अर्थात दौड़ना वर्ब हो गई। द माउस इज डांसिंग। चूहा डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। कौन सा काम हो रहा है? नाचने का। तो नाचना आपका वर्ब हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कार्य हो उसे हम वर्ब कहते हैं। हम हंस रहे हैं, वर्ब हो गया। पढ़ा रहे हैं, वर्ब हो गया। पढ़ रहे हैं, वर्ब हो गया। तो जो भी कार्य आप करते हैं वही आपका वर्ब होता है। इसके बाद आप आते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म के बारे में पढ़ेंगे। कर्म, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा आएगी, दोनों को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो मामला एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो देखें ऑब्जेक्ट कर्म क्या होता है? जो शब्द क्रिया के अर्थ को पूरा करे उसे हम कहते हैं कर्म। अभी आप जैसे देखें ही कॉल्स हिम, वह उसे बुलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही कॉल्स, वह बुलाता है के बाद अगर ये हिम वर्ड ना लगाए तो क्या इसका अर्थ पूरा होगा? ही कॉल्स, वह बुलाता है, अधूरा लगा। तो इसके अर्थ को जो पूरा करता है वही आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दे टीच अस, वे हमें पढ़ाते हैं। वे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं नहीं पता, अधूरा है, अपूर्ण है। अब इसके अर्थ को पूरा कर रहा अस, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। द बॉय प्लेज क्रिकेट, बच्चा क्रिकेट खेलता है। तो आप यहाँ देखेंगे वही चीज इसमें भी है, प्लेज के बाद खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। इसके अर्थ को पूरा करा तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम वाक्य में क्रिया से व्हाट का प्रश्न अर्थात क्या का प्रश्न करेंगे तो जो शब्द उत्तर में आएगा वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा चीज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
वाक्य में क्रिया से किसे लिखा हूं, किसे या किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण के थ्रू आप समझेंगे। सी टीचर्स अस हिंदी, वह हिंदी हमें पढ़ाती है या वह हमें हिंदी पढ़ाती है। तो अब आप पहले देखें, पहले व्हाट का प्रयोग करें। वह हमें क्या पढ़ाती है, हिंदी। जब हिंदी पढ़ाती है कहने का मतलब हमने व्हाट का प्रयोग करके प्रश्न किया, वह हमें क्या पढ़ाती है, तो उत्तर में क्या आया, हिंदी आया। और किसका प्रश्न करने पर उत्तर में आया, व्हाट का प्रश्न करने पर उत्तर में आया। तो व्हाट का प्रश्न करने पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी में फिर देख लीजिए, दोनों का एग्जाम्पल मैंने एक ही में बता दिया है। सी टीचर्स अस हिंदी, ये वह हमें क्या पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है, तो हिंदी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी में हूं यानी किसे या किसको का प्रश्न करें, वह हिंदी किसे पढ़ाती है, तो उत्तर में क्या आ रहा है, हमें। और ये हमें अर्थात अस जो है किसके प्रश्न करने पर उत्तर आ रहा है, हुम के प्रश्न करने पर उत्तर आ रहा है। और हुम का प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल, माय फादर गेव मी अ बुक, मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब दिया। इसमें भी क्या का प्रश्न लगाइए, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, बुक दिया। तो क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर आया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें किसे का प्रश्न करिए कि मेरे पिताजी ने एक किताब किसे दिया, तो मुझे दिया। किसे का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद आपका तीसरा आता है प्रेडिकेट का भाग, कॉम्प्लीमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें ये कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों देखने में आपको एक समान लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो क्रिया के अर्थ को पूरा करता है। मैंने ऑब्जेक्ट में भी परिभाषा बताई थी, जो शब्द क्रिया के अर्थ को पूरा करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वही चीज इसमें भी है, लेकिन आगे कुछ और है। वह शब्द जो क्रिया के अर्थ को पूरा करे और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए या सब्जेक्ट का परिचय दे, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज और ध्यान देंगे, जो कॉम्प्लीमेंट होता है और सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक ही व्यक्ति को बताते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग होते हैं। ये चीज आप ध्यान देंगे तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, ही इज अ टीचर, वह अध्यापक है। अब आप यहां देखेंगे ही इज, वह है, क्या अधूरा लग रहा है तो टीचर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये शब्द क्रिया के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो या तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। अभी मैं बताऊंगा नहीं, पहले आप देखेंगे कैसे मिस्टेक होते हैं। फिर दूसरा, शी वाज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर थी। तो वाज के बाद ये इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, तो या कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा, I bought a pen, मैंने एक कलम खरीदा, मैंने खरीदा क्या, पेन। इसके अर्थ को पूरा, बॉट के अर्थ को पूरा कर रहा है आप पेन, इसलिए या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट। तीसरा, अगला है आपका सीता रीड्स द रामायण, सीता रामायण पढ़ती है। अब रामायण जो है रीड्स के अर्थ को पूरा कर रहा है, क्योंकि रीड्स के बाद अगर ये ना लगाया जाता तो इसका अर्थ अधूरा रहता। ये बिकेम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गया। तो डॉक्टर जो है बिकेम के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो या तो ऑब्जेक्ट हो गया या तो कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, कॉम्प्लीमेंट। देखने में आपको ये समझ में आएगा सब के सब ऑब्जेक्ट ही है। तो आप देखिए कैसे ऑब्जेक्ट कैसे कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट केवल क्रिया के अर्थ को पूरा करता है। जैसे आप तीसरा एग्जांपल देखिए, आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। अब ये जो बॉट है इसके अर्थ को कौन पूरा कर रहा है, आप पेन पूरा कर रहा है, ये केवल इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अर्थ को पूरा करता है, उसके साथ साथ सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और दूसरी चीज, इसमें सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक होता है और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा अलग अलग। अब आप देखिए, आई अलग है और पेन अलग है, लेकिन इसमें आप देखेंगे ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। ये ना लगाए तो इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे क्या सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो आप देखेंगे वह एक टीचर है, तो यहाँ आप देखेंगे टीचर कौन है, वह है। अब ये जो टीचर है किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। और दूसरी चीज, सब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अर्थात दोनों जो दोनों वर्ड से दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट। अगला, शी वाज एन इंजीनियर, इसमें भी वही चीज देखें, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है।
क्यों, इसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं ताकि आप इसको लिख लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट है कि किसके अर्थ को पूरा कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज इंजीनियर कौन है, वह है, तो दोनों एक ही व्यक्ति हुए, और या इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब आप यहाँ देखें, आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा। क्या इसमें पेन और आई दोनों एक ही व्यक्ति हैं? क्या मैं पेन हूं या पेन मैं हूं? ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये केवल इसके अर्थ को पूरा कर रहा है पेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ना कि कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगला आपका सीता रीड्स द रामायण। अब इसमें वही चीज देखेंगे, केवल रामायण इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, ना कि सीता के बारे में बता रहा है। सीता अलग है, रामायण अलग है। क्या रामायण सीता है? नहीं है। He became a doctor, वह डॉक्टर बन गया। यहाँ आप देखेंगे डॉक्टर कौन है, वह है, अर्थात डॉक्टर ही के बारे में बता रहा है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो ये आपके क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच जो अंतर है उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कभी कभी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब जिसको अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा द टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। अब यहाँ आप देखेंगे अपॉइंटेड हिम, मान लीजिए अपॉइंटेड नियुक्त किया। अब नियुक्त किया क्या अर्थ अपूर्ण रहेगा, तो इसको अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कोई ना कोई वर्ड जरूर चाहिए, तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, कर्म की आवश्यकता जिसको हो उसे सकर्मक क्रिया, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। तो कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब को अपने अर्थ की पूर्ति के लिए ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त किसी और शब्द की जरूरत होती है, और वो शब्द जो होता है उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अर्थात जो शब्द ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप देखेंगे द टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, अध्यापक ने उसे मॉनिटर नियुक्त किया, नायक नियुक्त किया। अब आप देखें अपॉइंटेड नियुक्त किया, उसे क्या नियुक्त, किसे नियुक्त किया, उसे नियुक्त किया। अध्यापक ने उसे नियुक्त किया, क्या वाक्य पूरा है, पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब क्या नियुक्त किया, मॉनिटर। किसे नियुक्त किया, उसे नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, मॉनिटर नियुक्त किया। तो इसके अर्थ को ये पूरा कर रहा है, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला है आपका वी इलेक्टेड यू आवर लीडर। हमने आपको अपना नेता चुना, वही चीज इसमें भी है। इलेक्टेड के बाद यू ऑब्जेक्ट है। अब यू के बाद अगर आवर लीडर नहीं लगाएंगे तो इसका अर्थ पूरा नहीं होगा, तो ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही इज ऑनेस्ट। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये छोटी सी परिभाषा है कि वे क्रियाएं जिनको अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब इज है, इसको अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है, इसलिए यह लिंकिंग वर्ब है, जिसको योजक क्रिया कहते हैं। वही चीज इसमें भी है, ये वर्ब है और इसे अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता, तो ये लिंकिंग वर्ब हुई। इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे आप, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो वह ईमानदार है, यह आपका क्या है, ईमानदार कौन है, वह है, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। और इस कॉम्प्लीमेंट के पहले लिंकिंग वर्ब है, इसलिए लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वही चीज इसमें भी है, यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं, तो बहादुर कौन, आप हैं, कॉम्प्लीमेंट होगा, और इनको जोड़ने वाला कौन है, लिंकिंग वर्ब हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये था आपका दूसरा चैप्टर, और इसको आप बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। इसको देखने के बाद आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।